हेलो एवरीवन, आज हम आपका शुरू करने लगे हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। हम देखेंगे कि मार्केट की कितनी सारी फॉर्म्स हैं और उसके अंदर आज हमने क्या-क्या करना है कि जितनी सारी भी जैसे मार्केट है कि परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है या ओलिगोपोली है, ये सारी मार्केट्स का हमने डिस्कस करना है और ये डिस्कस करना है कि इन सारी मार्केट्स के अंदर की प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। ये आज हम पूरा आपकी जो ये वाली यूनिट है, ये आज कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये मार्केट की बात है तो सबसे पहले यही देखेंगे कि मार्केट क्या होता है। जैसे जैसे आप सब लोग सपोज़ करें कि जब मार्केट जाते हैं, तो मार्केट जब जाते हैं यानी कि हिंदी में जिसे आप बाज़ार कहते हैं, जो मार्केट जाते हैं तो वो कैसा होता है कि वो एक बड़ी-सी तो जगह होती है। उसके अंदर कौन होता है? उसके अंदर एक कोई जैसे कोई सेलर्स होते हैं। और उसके अंदर और कौन होता है उसके अंदर कोई बायर्स होते हैं कि कोई बेचने वाला है, कोई खरीदने वाला है, वो बेच और खरीद किस चीज़ को रहे हैं उसके उसके अंदर क्या होना चाहिए, कोई एक कमोडिटी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज़ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का एक्सचेंज होता है जिस प्लेस पे दैट इज़ कॉल्ड मार्केट कि ये सारे फीचर्स होते हैं मार्केट के। कि सबसे पहले कोई एक एरिया होता है, कोई बड़ी-सी जो जगह होगी, किसी एक शॉप को हम मार्केट नहीं कहेंगे जैसे। उसके अंदर कोई बायर होता सबसे पहले उसके अंदर कोई सेलर होता है, उसके उसके अंदर कोई बायर होता है और उसके अंदर एक प्रोडक्ट होता है या कमोडिटी होती है, कोई भी हो सकती है, वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज़ कुछ भी हो सकती है, जो वो सेलर्स के पास होती है और बायर्स उससे लेने जाता है। मतलब उसका जो एक्सचेंज होता है ना जहाँ पे जिस प्लेस पे दैट इज़ कॉल्ड मार्केट। आजकल तो जैसे ये जो अब हम बात कर रहे हैं कि कोई जैसे कोई एरिया होगा, ये तो आपकी जो फिज़िकल जो मार्केट्स होती हैं, उनका एग्ज़ाम्पल आजकल तो जैसे वर्चुअल भी है, जैसे आप अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से और जो आपकी मिंत्रा वगैरह है, कि इनसे कुछ-कुछ जो भी आपने मँगवाना होता है, आपका अपने घर पे आपका डिलीवर हो जाता है। आप अपने ऑनलाइन ही वो चीज़ें पसंद कर लेते हैं और सारा कुछ हो जाता है। तो वो आपकी वर्चुअल मार्केट में आ जाती है। तो यही होती है कि मार्केट देखें। सबसे पहले इसकी डेफिनिशन क्या है? डेफिनिशन यही है, जो बातें अभी हमने करी है ना, वो ही इसकी डेफिनिशन है कि अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन मीट टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज और ट्रांज़ैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ कि वो किस लिए मिलते हैं? वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज़ का उन्होंने ट्रांज़ैक्शन करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट की ऐसी ही जगह होती है और फिज़िकल हो सकती है जिसका हमने जैसे एग्ज़ाम्पल लिया और आजकल तो वर्चुअल भी होती हैं। उसके बाद के फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स यही तो होंगे कि कोई वो जगह होगी, कोई एरिया होगा, वहाँ पे कोई बायर होंगे, सेलर्स होंगे और वहाँ पे कोई कमोडिटी होगी। यही चीज़ें होती हैं मार्केट में होने के लिए कि सबसे पहले कोई एक एरिया होगा, उसके बाद कोई बायर्स एंड सेलर्स होंगे और एक कोई कमोडिटी होगी, कोई गुड्स एंड सर्विसेज़ होगी, ये होगी आपकी मार्केट। उसके बाद आता है कि मार्केट्स के टाइप क्या है कि मार्केट ये जो बाज़ार है, ये कितने टाइप का होता है? इकोनॉमिक्स में आता है ये आपके कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो आपका ये लिखा हुआ था कि परफेक्ट और ये मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और इनमें कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है, वो सारा कि मार्केट के कितने टाइप होते हैं। तो देखिए मार्केट के 2 टाइप होते हैं। सबसे पहले एक तो होता है आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन और दूसरा होता है आपका इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और जो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है ना, वो फर्दर आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक मोनोपोली, एक मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, एक ओलिगोपोली और एक और यहाँ पे होता है, ये तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वाला है, एक और यहाँ पे होता है दैट इज़ डुओपोली। अब ये सारे क्या-क्या होते हैं मतलब कि आपको क्या ध्यान रखना है कि इन सारों के फीचर्स क्या हैं और इनमें आपके जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, प्राइस इनके फीचर्स में ही आ जाएगा कि इन सारों के अलग-अलग से आपको फीचर्स पता होना चाहिए और वहीं से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा आराम से। सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे, वो हम शुरू करेंगे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है और फिर इम्परफेक्ट में ये तीनों आ जाएँगे कि साथ के साथ में एक बार हम सारों को इनको साइमल्टेनियसली हम पढ़ेंगे कि इनका डिफरेंस आपको पता चल जाए और उसके बाद हम एक-एक की इनकी इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे कि किसी भी मार्केट में ये फीचर्स होने का उस पे क्या-क्या इफ़ेक्ट आता है कि कैसी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कि किन बेसिस पे हमने इन मार्केट जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन या इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन सबको हमने किस बेसिस पे पढ़ना है। तो वो देख लेते हैं कि पहला कि आपकी मार्केट में कितने बायर्स एंड सेलर्स हैं, नेचर कैसा है, जो भी कमोडिटी वो बेच रहे हैं या जो कोई खरीद रहा है। उसके बाद कि फ्रीडम है एंट्री एग्जिट की, कोई भी ईज़िली उसमें आ जा सकता है क्या? कि फ्रीडम कितनी है वहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट की, कोई भी सेलर जैसे मार्केट में आ सकता है या नहीं आ सकता? कि प्राइस कैसे वहाँ पे डिटरमाइन होता है और क्या वहाँ पे सेलिंग कॉस्ट है या नहीं? सेलिंग कॉस्ट क्या है? सेलिंग कॉस्ट की एडवर्टाइज़मेंट की कॉस्ट है या नहीं उस मार्केट में? तो शुरू करते हैं।
सबसे पहले है आपका जैसे हमने सारों को ले लिया कि परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। और जो सबसे पहले होता है कि आपको यहाँ पे 2 बातें ज़्यादा ध्यान रहनी चाहिए कि उस मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं और उनका प्रोडक्ट किस टाइप का है। उससे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी कि ये वो वाली मार्केट है और बाकी चीज़ें आप उसमें देख लें। जैसे कि नंबर ऑफ सेलर्स की जो परफेक्ट कंपटीशन होता है ना, वो एक ऐसी मार्केट होती है जैसे डेफिनेशन के हिसाब से जाए डेफिनेशन जो इसकी बनती है ना, वो इनके फीचर्स के हिसाब से ही बनती है कि वो ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और वो जो अपना प्रोडक्ट जो सेल कर रहे होते हैं वो उनका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। कि होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या कि वो आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल कि वो 100% एक जैसा होता है कि सपोज आपके यहाँ पे अगर उस मार्केट के अंदर 50 दुकानें हैं, 50 जो शॉप हैं, उनके अंदर वो प्रोडक्ट जैसे एक ही टाइप का है हर जगह, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि आपका कोई जैसे टूथपेस्ट है, ये तो अपने तो बहुत सारे जो ब्रांड्स के आते हैं कि सपोज मार्केट में एक ही ब्रांड का टूथपेस्ट यानी कि पेप्सोडेंट ही मिले पूरी मार्केट में, यानी कि वो वाला होता है आपका जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सबसे पहले देखें कि अ, नंबर ऑफ सेलर कि कितने नंबर ऑफ सेलर हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में तो होते हैं बहुत सारे नंबर्स ऑफ सेलर होते हैं और बहुत सारे नंबर्स ऑफ बायर होते हैं कि बहुत सारे जने होते हैं और उसके बाद की उस जो कमोडिटी जो वो लोग बेच रहे हैं उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर है होमोजीनियस की वो बिल्कुल एक जैसी है आइडेंटिकल की उसका जो वो प्रोडक्ट है, उसकी जो पैकेजिंग है, मार्केटिंग है, उसका जो उसपे जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ मतलब जैसे कि ये अपना पेन है ना, सारी मार्केट में ये जमा इसी टाइप का यही वाला पेन बिके, इस टाइप से प्रोडक्ट होता है कि होमोजेनियस एक ही जैसा प्रोडक्ट होता है मार्केट में। कि एंट्री एंड एग्जिट कि जब एक ही जैसा प्रोडक्ट बिक रहा है, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि फ्री होती है, कोई मार्केट में आके कि कोई मार्केट में जैसे किसी और ने अपनी शॉप खोलनी है, कोई खोल सकता है, ऐसा नहीं उसको कोई अलग से परमिशंस वगैरह लेनी पड़ेगी, कोई आए, कोई जाए, वो वाली बात होती है। और प्राइस कैसा होता है, जब मार्केट में ना एक जैसा ही प्रोडक्ट होता है ना, उसमें जो कोई भी सिंगल बंदा है, वो प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे जो प्राइस होता है, वो यूनिफ़ॉर्म होता है, यूनिफ़ॉर्म यानी कि यहाँ पे जो प्राइस है ना, वो इंडस्ट्री के द्वारा फिक्स करा जा सकता है। कोई एक सिंगल फर्म उसमें कुछ नहीं कर सकती। उसको वो ही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसी प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फर्म है और सबके पास वो ही प्रोडक्ट है। उनको उनका प्राइस एक तो एक जैसा होगा कि सेम प्राइस रहेगा पूरी मार्केट में उस एक प्रोडक्ट का। और जो एक फर्म होएगी वो प्राइस टेकर होगी कि उसने प्राइस वो एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैंने इसी प्राइस पे ये प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। अगर मैंने बेचना है तो कोई और मैं नहीं कर सकती क्योंकि पूरी मार्केट में यही प्रोडक्ट है एक ही बेचने के लिए। उसके बाद की नॉलेज क्या है, लेवल ऑफ नॉलेज की जब प्रोडक्ट एक ही है ना मार्केट में तो बायर्स लोग होते हैं जो उन लोगों को पूरी नॉलेज होती है उस प्रोडक्ट के बारे में कि परफेक्ट नॉलेज है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। और परफेक्ट नॉलेज है और यहाँ पे फ्री होती है मोबिलिटी, फ्री मोबिलिटी कैसे कि जो आपके लैंड, लेबर, कैपिटल वो ईज़िली मूव कर सकते हैं क्योंकि एक जैसा प्रोडक्ट है, कहीं से कोई ले, कोई बेचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस और एक इसमें आता है कि सेलिंग कॉस्ट क्या सेलिंग कॉस्ट लगती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं लगती। सेलिंग कॉस्ट किस लिए लगेगी भई प्रोडक्ट एक ही जैसा, सेलिंग कॉस्ट लगने का तो ये मतलब हुआ कि अगर कोई एक ब्रांड जैसे अपनी सेलिंग कॉस्ट जैसे कि एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट की एडवर्टाइज़मेंट कर ही रही है ना, तो वो तो दूसरी फर्मों को भी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि सबका ही प्रोडक्ट वैसा है। तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट का यानी कि एडवर्टाइज़मेंट करने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि एक ही जैसा प्रोडक्ट है। किसी ने वो लेना हुआ ना, जैसे आपने एक ही अगर ये पेप्सोडेंट है, तो अगर पेप्सोडेंट के वो किसी ने वो टूथपेस्ट अगर किसी ने लेनी हुई, तो पेप्सोडेंट ही लेनी पड़ेगी, वही है मार्केट में अवेलेबल। और ये जो मार्केट होती है ना परफेक्ट कंपटीशन वैसे तो ये एग्जिस्ट मतलब रियल लाइफ में एग्जिस्ट ऐसा कोई होता ही नहीं है ना कि कोई प्रोडक्ट बिल्कुल एक ही टाइप का हो ये ऐसे तो ये रियल लाइफ में इतनी एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन अगर इसका कोई एग्जांपल लेना हो जो सबसे क्लोजली रिलेटेड होता है तो हम अपना ले यहाँ पे ले सकते हैं ये जमा एग्जैक्टली नहीं है कि परफेक्ट कंपटीशन में यही एग्जांपल आ जाए परफेक्ट कंपटीशन में कोई एग्जांपल नहीं होता क्योंकि ये मार्केट वैसे तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है जैसे क्योंकि एक जैसा कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं है। यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हम क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं आपके जो
जैसे हम लें अपनी व्हीट ले लें कि व्हीट सबके पास एक जैसी होती है और उसका प्राइस मार्केट में जैसे सेम होता है। लेकिन यहाँ पे भी व्हीट की आजकल कितनी सारी वैरायटी है कि वैराइटीज़ डिफरेंट होगी तो इसमें तो जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का जो प्रोडक्ट होता है ना, तो उसकी तो वैरायटी भी डिफरेंट नहीं होती। इसलिए कि ये इसका मिलता-जुलता तो है लेकिन ये एग्ज़ाम्पल परफेक्टली इसका नहीं है। तो आपने अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन देख लिया कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो कि रियल लाइफ में ऐसे तो एग्ज़िस्ट नहीं करती कि वो मार्केट होती है, उसमें क्या-क्या जो उसके फीचर्स होते हैं कि बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं, उनके पास एक जैसा ही प्रोडक्ट है, आइडेंटिकल एक ही जैसा प्रोडक्ट वो बेच रहे होते हैं। वहाँ पे जो दूसरी फर्मों की एंट्री एंड एग्जिट फ्री होती है, कोई आ जा सकता है आराम से और उनका जो प्राइस होता है वो यूनिफ़ॉर्म होता है, प्राइस जो फिक्स्ड होता है क्योंकि वो इंडस्ट्री के द्वारा फिक्स करा जाता है और फर्म उसमें कुछ नहीं कर सकती, उसने उसी प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, वहाँ पे कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होगी और क्योंकि प्रोडक्ट आपका आइडेंटिकल है या होमोजीनियस है इसलिए वहाँ पे आपको परफेक्ट बायर्स लोगों को परफेक्ट नॉलेज होती है उस चीज के बारे में। ये हो गए आपके परफेक्ट कंपटीशन के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नहीं जैसे कि फीचर सारा हो गया। उसके बाद अब हमने पढ़ना है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट में आ जाएँगे आपके तीनों मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। अब इनका एक-एक करके भी देखते जाएँ आप कि अब मोनोपोली कैसे मोनो 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 का जो मीनिंग होता है ना यहाँ पे मोनो होता है जैसे सिंगल। यहाँ पे जो सेलर होता है ना वो सिंगल होता है कि वो अकेला ही है मार्केट में। अगर अकेला जो मार्केट में है और वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है ना उसके प्रोडक्ट का कैसा नेचर है? कोई क्लोज़ सब्स्टिट्यूट नहीं है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो अकेला वैसा ही हो, वैसा मार्केट में कुछ अवेलेबल नहीं है उसके जैसा। और अब जब ऐसी सिचुएशंस होती है कि कोई अकेला सिंगल ही सेलर है और क्लोज़ उसका कोई क्लोज़ सब्स्टिट्यूट नहीं है उसके प्रोडक्ट का, तो वो क्या करेगा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की किसी एक जने से अलग प्राइस किसी और मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डिफरेंट-डिफरेंट लोगों से वो अलग-अलग प्राइस चार्ज कर सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है यहाँ पे। उसके बाद एंट्री एंड एग्जिट इस केस में रिस्ट्रिक्शंस होती है, ऐसे ही कोई कोई फर्म ऐसे ही नहीं आ सकती मोनोपोली के केस में, उसमें उसमें पूरे जैसे कोई रेगुलेशंस और वो चीज़ें होती हैं, ऐसे कोई एंट्री नहीं कर सकती कोई भी फर्म। और यहाँ पे जैसे कि एग्ज़ाम्पल लें आप, पहले एग्ज़ाम्पल से समझें। जैसे इंडिया में हम एग्ज़ाम्पल लें तो इंडियन रेलवे है। जैसे रेलवे जैसा अ, कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, रेलवे अकेला ही चलता है अपने इंडिया में। रे ऐसे तो नहीं है ना कि और किसी के पास भी रेल हो, जैसे कोई किसी और के भी रेलवे हो, किसी और की अथॉरिटी हो उस पे। जैसे हमारी गवर्नमेंट की इस पे अथॉरिटी है। ये एक तो ये सिंगल ही हो गया, उसके बाद इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है क्योंकि हमारे रेलवे सिर्फ़ एक ही इंडियन रेलवे है जो और गवर्नमेंट की जिस पे अथॉरिटी है और कोई ऐसे एंट्री नहीं कर सकती कोई और कि मैंने तो अपनी जो वो रेलवे वो खोलना है, वो अपना रेलवे चलानी है, तो ऐसे कोई ऐसे भी कोई रेल नहीं चला सकता। तो मतलब कि क्या हुआ कि या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कोई ऐसे चीज़ें नहीं कर सकता और उसके बाद क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट की क्या इसमें एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट लगती है? जो मोनोपोली होता है ना, उसमें एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट तो होती है, लेकिन इसमें कॉस्ट कौन-से वाली होती है? इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए। इन्फॉर्मेटिव जैसे कि अपने इंडियन रेलवे के आपने देखा है, जैसे कोई ऐसी एड नहीं आती ना, कोई उन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो कोई एडवर्टाइज़मेंट आती है। यानी कि जो भी सेलिंग कॉस्ट लगती है, वो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ पे लगेगी। और जब ऐसा केस है ना कि कोई सिंगल ही सेलर है, तो उसके केस में लेवल ऑफ नॉलेज ना बायर्स को परफेक्ट नॉलेज नहीं होती कि इम्परफेक्ट नॉलेज आपको पूरी पता ही नहीं है पूरी उसकी सिचुएशंस का या कोई भी प्राइस के बारे में कोई आइडियाज़ नहीं होता। और एग्ज़ाम्पल आपने देख ही लिया, इंडियन रेलवे हो गया अपना। तो अब फिर से देखें कि हमने मोनोपोली कंप्लीट कर लिया कि मोनोपोली के फीचर्स क्या थे। मोनोपोली यानी कि सिंगल सेलर है मार्केट में उस प्रोडक्ट का। उसका कोई क्लोज़ सब्स्टिट्यूट नहीं है और वहाँ पे कोई किसी नई फर्म के आने की एंट्री में और या फिर एग्ज़िट या लगा लें कि एंट्री में भी रिस्ट्रिक्शंस है कि ऐसे ही कोई नहीं आ सकता। क्योंकि वो अकेला सब्स्टिट्यूट है उसका उसका उसको कोई और सब्स्टिट्यूट ही नहीं है उसका कि वो अकेला ही सिंगल है उस प्रोडक्ट के लिए। तो उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है कि वो अलग-अलग प्राइस चार्ज कर सकता है और सेलिंग कॉस्ट इसमें लगती है, कौन-से वाली लगती है? इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ वाली। और यहाँ पे जो होती है आपकी इम्परफेक्ट नॉलेज होती है क्योंकि जो आपका उसके सब्स्टिट्यूट तो पॉसिबल है नहीं, वो उसका सिंगल वो प्रोडक्ट है, तो आप बायर्स लोगों को जो उसकी पूरी जो नॉलेज नहीं होती उसके बारे में, तो इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। एग्ज़ाम्पल हो गया आपकी इंडियन रेलवे।
अब हमने करना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो नेक्स्ट है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो आपका और अपना जो एग्ज़िस्ट करता है ना रियल लाइफ़ में, ये यही है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कि ये रियल लाइफ़ में अपना जो बाज़ारों में आप जब चीज़ें खरीदने जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि ये वाले जो आपका मार्केट है, ये आपका एग्ज़िस्ट करता होता है। अब ये देख लेते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले तो नंबर्स ऑफ सेलर्स कितने हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे होंगे कि बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे होंगे। अब उनका जो प्रोडक्ट होता है उसका जो नेचर है वो कैसा है? उसका नेचर कैसा है? वो क्लोज़ली सब्स्टिट्यूट होता है लेकिन वो डिफरेंट होते हैं एक-दूसरे से। डिफरेंट कैसे? जैसे कि अपना ये लगा लें आप अपना टूथपेस्ट लगा लें। टूथपेस्ट का क्या है कि कितनी सारी ब्रांड्स है कि कोलगेट का आता है, पेप्सोडेंट का आता है, क्लोज़अप आता है, ये पतंजलि वगैरह करके भी आता है, मतलब कितनी सारी ब्रांड्स हैं। इनका सबका टूथपेस्ट आता है, ये एक-दूसरे के क्लोज़ली सब्स्टिट्यूट है, लेकिन इनके प्रोडक्ट में कुछ न कुछ तो डिफरेंशिएशन है ना। डिफरेंशिएशन कैसे कि अपना जो ये कोलगेट वाला ऐड आता है कि क्या आपके कोलगेट में नमक है? कि ये अपना जो प्रोडक्ट है, इसक में कि ये उसी की चीज़ पे तो अपने उस प्राइस में वो कुछ-कुछ कर सकते हैं ना कि अपना इन्होंने नमक बता दिया, वो क्लोज़अप वाला कुछ ऐड आता है कि आपकी साँसें करे ताज़ा, पता नहीं कुछ डिफरेंट सा ऐसा कुछ करके आता है, तो वो अपना किसी और वो जो उनकी वैरायटी है उसके को ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट करके वो बता रहे होते हैं, मतलब उसमें डिफरेंशिएशन है कि कुछ न कुछ या आपकी क्लॉथ्स की ब्रांड ले लें हम, कितने सारे जो मार्केट में जब हम लेने जाते हैं या फिर कितनी सारी और चीज़ों की जो ब्रांड है आपकी, कुछ-कुछ आपने लेना हो जैसे अपने हम क्लॉथ्स में लेते हैं तो अपने डब्ल्यू है, बीबा है, ये कितने सारे और ब्रांड हैं और भी बहुत सारे आते हैं। तो मतलब कि बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं आपके क्लॉथ्स के लगा लें और जो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं थोड़े इनके क्लोज़ली सब्स्टिट्यूट होते हैं लेकिन डिफरेंस होता है कि किसी न किसी तरह से तो एक ब्रांड से दूसरी ब्रांड में डिफरेंस होगा ही होगा। जैसे कि आपके ये न नाइकी, एडिडास और ये हो गए तो मतलब सबके जो प्रोडक्ट होते हैं इनमें थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। उसके बाद की एंट्री एग्ज़िट की ऐसी जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे एंट्री एग्ज़िट फ्री होता है और प्राइस का में क्या होता है कि प्राइस के ऊपर क्या कंट्रोल है उस सेलर का या नहीं है, कैसी सिचुएशन है। यहाँ पे जो होगा ना पार्शियल कंट्रोल होगा, पार्शियल उसका कंट्रोल क्यों हुआ? क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट में जो डिफरेंशिएशन है ना, अगर जैसे कि ये जो आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन था, इसका क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट रहा था, तो इसका कोई कंट्रोल नहीं हुआ था क्योंकि इसने फिर वो जो प्राइस इंडस्ट्री ने फिक्स कर दिया, ये इसने एक्सेप्ट करना पड़ा था। यहाँ पे जो होता है पार्शियल कंट्रोल होता है कि थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे आप कर सकते हैं, ज़्यादा सेल करनी है तो थोड़ा-सा जैसे कम कर देते हैं, तो वो वाली सिचुएशन होती है कि पार्शियल कंट्रोल होता है। और सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है कि एडवर्टाइज़मेंट के नाम पे ही बिकता है कि आप जो एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये ज़्यादा इसमें स्पेसिफिकेशन है, ये इसमें कुछ ख़ास बात है जिसके थ्रू आप उस चीज़ को पर्टिकुलर थिंग को लेते हैं। तो ये जो होती है ये इसमें बहुत हाई होती है। लेवल ऑफ नॉलेज बायर को परफेक्ट नॉलेज होती नहीं चीज़ों के बारे में जैसे कि इम्परफेक्ट नॉलेज। एग्ज़ाम्पल लेंगे तो अपना एक क्लॉथ ब्रांड हो गया और जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मार्केट में जो जिन सारी ही चीज़ों के क्लोज़ली सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं कि आप अपने ये टूथब्रश ले लें, टूथपेस्ट ले लें, कितने सारे जो शैम्पूज़ के ब्रांड आते हैं वो वाले ले लें। अपना जो डिटर्जेंट के ब्रांड आते हैं, कितने सारे आते हैं मार्केट में मतलब मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के तो आपके कितने सारे एग्ज़ाम्पल आप ले लें। तब फिर आपका अब ये कंप्लीट हो गया एक बार से फटाफट से फिर आपके जब ये फीचर्स देखें हम कि वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो कि आपका रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता होता है, उसमें आपके बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ तो सेलर्स होते हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्लोज़ली सब्स्टिट्यूट होता है लेकिन डिफरेंशिएटेड होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है हर एक ब्रांड के प्रोडक्ट में। और फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है और यहाँ पे पार्शियल कंट्रोल होता है सेलर का अपने प्राइस के में कि वो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे कर सकते हैं अगर उसने ज़्यादा सेल करनी है। तो सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सॉरी और यहाँ पे लेवल ऑफ नॉलेज जो होता है वो इम्परफेक्ट होता है कि आपको बायर लोगों को परफेक्ट नॉलेज नहीं होती चीज़ों के बारे में यानी कि इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। अब जो हमने करना है वो है आपका लास्ट है जैसे ओलिगोपोली कि एक बार फिर इनके फीचर्स तो कंप्लीट हो जाएँगे। कि जो ओलिगोपोली है, ओलिगोपोली में क्या होता है? ओलिगोपोली जो सिचुएशंस होती हैं ना, वो होती है आपकी
जिसमें फ्यू फ्यू सेलर होते हैं। फ्यू कैसे कि 2 से ज़्यादा और आपके 10 से कम। यानी कि 2 और 10 के बीच में जो आपके 2 और 10 के बीच में आपके जो सेलर्स होंगे यानी कि फ्यू सेलर्स होते हैं आपके। और उसके बाद उनका जो प्रोडक्ट है जिसको वो बेच रहे हैं वो उसके प्रोडक्ट का नेचर कैसा है? जो ओलिगोपोली होता है ना ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक तो होता है परफेक्ट परफेक्ट ओलिगोपोली और एक होता है इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। और जो परफेक्ट होता है ना, उनका जो प्रोडक्ट होता है ना, उनका तो होमोजेनियस होता है। और जो इम्परफेक्ट होता है ना, उनका जो प्रोडक्ट होता है, वो थोड़ा-सा डिफरेंशिएटेड होता है। तो इस तरह से इनके प्रोडक्ट का नेचर कैसा है? होमोजेनियस एंड डिफरेंशिएटेड, क्योंकि ये भी 2 टाइप का है। उसके बाद एंट्री एंड एग्जिट की यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट का कैसा सिचुएशन है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती है, ऐसे ही कोई मार्केट में नहीं आ सकता। उसके बाद प्राइस, प्राइस के ऊपर क्या जो सेलर्स लोग हैं उनका कंट्रोल होता है, प्राइस की कैसी सिचुएशन होती है। प्राइस की यहाँ पे जो होती है रिजिडिटी होती है कि प्राइस रिजिड रहता है, प्राइस पे वो लोग प्राइस पे कॉम्पिटिशन नहीं करते, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन होता है। ओलिगोपोली में होता है कि वो जैसे वो थोड़ी-सी एक कुछ एक तो फॉर्म में होती है, वो कुछ एक लोग मिला के वो अपना एक कोलिजन बना लेते हैं, वो अपना मिला के और वो प्राइस अपना एक सेट कर लेते हैं। वो प्राइस पे नहीं खेलते, वो अपना एडवर्टाइज़मेंट पे खेलते हैं कि उनका जो मेन जो अपना प्रोडक्ट को या अपनी उस चीज़ को सेल करने का जो पर्पज़ होता है ना, वो एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू जाता है ओलिगोपोली में। ये ओलिगोपोली में तो ह्यूज जो होती है ना, ह्यूज होती है एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट, यानी कि सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और नॉलेज तो ऑब्वियस सी बात है इम्परफेक्ट ही होगी। और अब एग्ज़ाम्पल लें जैसे कि आपका ये टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, टेलीकॉम इंडस्ट्री जैसे आपकी कुछ एक ब्रांड्स हैं ना, जैसे अपने जियो आता है एक और अपना कोई बीएसएनएल है, एयरटेल है, मतलब ये 3-4 ही है। इन्हीं की यही जो है इन्हीं मार्केट में ये कुछ एक ही अपनी फर्म्स हैं। तो इनका ये लोग किस पे खेलते हैं? इनका प्राइस कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं होता है, प्राइस तो इनके मोर एंड लेस आस-पास ही रहते हैं। ये लोग जो खेलते हैं, ये इनका एडवर्टाइज़मेंट का बहुत ज़्यादा होता है कि एडवर्टाइज़मेंट में भी इनके कोई कुछ स्पेशल वैसी होती है जिसके थ्रू इनकी जो प्रोडक्ट की सेल होती है। और कोई आप अपना लगा लें इसमें आपका जो सीमेंट इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, आपका और आ जाएगा उसके अंदर आयरन एंड स्टील वो करके आ जाएगा ओलिगोपोली में। अब हम देखेंगे इनकी जो इम्प्लीकेशन हमने देखनी है कि इम्प्लीकेशंस की क्या जो इफ़ेक्ट होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में। और इनका प्राइस जो वैसे तो सारी चीज़ें की प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा वो चीज़ें हमने कर ली, लेकिन एक एक बार अब और देखेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि एक-एक परफेक्ट का देख लेंगे, फिर हम अपने अपने मोनोपोली की इम्प्लीकेशंस देख लेंगे, क्या इफ़ेक्ट रहेंगे कि मोनोपोली है मार्केट में तो कैसी सिचुएशन रहेगी, या फिर मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली की। सबसे पहले आपके इम्प्लीकेशंस देखें कि क्या इफ़ेक्ट होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन होने की। क्योंकि सबसे पहले जो उसका फीचर्स ये था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स हैं। जिस मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं ना, तो वहाँ पे कोई एक सिंगल सेलर है ना, वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि वो प्राइस को घटा-बढ़ा, यानी कि वो प्राइस का मतलब उस प्राइस के पे उस कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री जो होती है या पूरी बहुत सारे इतने सारे जो सेलर्स होते हैं, उन सबको एक ही प्राइस एक्सेप्ट करना होता है। यानी कि ये लोग जो होते हैं, ये प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते। प्राइस जो मेकर होती है, यहाँ पे इंडस्ट्री होती है कि इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री क्या कि वो जो जैसे क्लॉथ मार्केट का जब एग्ज़ाम्पल है कि वो सारे क्लॉथ मार्केट ना कि जितने उसमें आते हैं आपके वो लोग कि वो हो जाएगी कि वो इंडस्ट्री के द्वारा सेट करा जाता है, कोई एक सिंगल बंदा या सिंगल सेलर उसको अफ़ेक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद कि उनका प्रोडक्ट होमोजीनियस है, होमोजीनियस की सेम ही प्रोडक्ट है सबका, तो प्राइस फिक्स ही रहेगा कि एक ही प्राइस होगा अगर सेम प्रोडक्ट है तो। फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट यहाँ पे फ्री होती है, कोई आए कोई जाए। देखें अगर एंट्री एंड एग्ज़िट फ्री है, तो क्या हो सकता है अगर सबसे पहले देखें कि अगर एंट्री फ्री है तो बहुत सारी, अगर एंट्री फ्री है मार्केट में देख लिया कि कोई बंदा कोई जो सेलर्स जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, यानी यूँ कह दें कि आप बहुत सारे नोट छाप रहे हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, तो बहुत सारी फर्में उनको देख के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल जो है
एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं मार्केट में, किसी ने देख लिया कि और सेलर्स ने कि मार्केट में तो इन लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है, उसके कारण और भी बहुत सारे जो सेलर्स हैं, मार्केट में और लोगों ने भी एंट्री कर ली क्योंकि फ्री है, कोई भी मार्केट में ईज़िली आ सकता है। तो बहुत सारे और सेलर्स आ गए, बहुत सारे और सेलर्स आने से मार्केट में सेलर्स ज़्यादा हो गए और बायर्स कम रह गए, यानी कि सेलर्स की जो सप्लाई है ज़्यादा है, बायर्स है कम, यानी कि डिमांड सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है और इस केस में क्या होने लग जाता है कि प्राइस जो होते हैं कम होने लग जाएँगे। बहुत सारे सेलर्स हैं मार्केट में, थोड़ा बहुत प्राइस कि बेचने के लिए सारे ही अपना थोड़ा बहुत प्राइस का अगर कुछ करते हैं कि प्रोडक्ट तो सबका ही सेम है। अगर प्राइस वहाँ पे गिरने लग जाता है, प्राइस जब वहाँ पे गिरने लग जाता है तो वहाँ पे जब सबको वो एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे होते थे, तो वो उनके एबनॉर्मल से नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाते हैं लॉन्ग रन में। और उसी तरह से अगर बात देखें हम एग्ज़िट की, एग्ज़िट क्यों करेंगी फर्में वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे जो लॉस ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि एबनॉर्मल लॉस कोई अगर कहीं पे लॉस हो रहा है, तो वहीं से तो फिर सेलर्स एग्ज़िट कर जाएँगे ना और जाना भी फ्री है कि आराम से निकल सकते हैं। तो अगर फ्री है जाना तो निकल सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, यानी कि लॉस के कारण बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो निकलते जा रहे हैं। अब यहाँ पे बायर्स जो है ज़्यादा है सेलर्स से क्योंकि सेलर्स तो चले गए लॉस होने के कारण। अब यहाँ पे बायर्स ज़्यादा है यानी कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो क्या होने लग जाएगा कि प्राइस जो है इंक्रीज़ करने लग जाएगा और लॉस से जो सिचुएशन होती है उनकी नॉर्मल जो उनका मतलब उनका लॉस जो है वो कम हो जाता है यानी कि वो उनके नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाता है। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि नो लॉस नो प्रॉफिट यानी कि वो उनकी वो सिचुएशन पे आ जाएगा। तो लॉन्ग रन में जो क्या होगा, लॉन्ग रन में जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है उसमें उनको नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे। शॉर्ट रन में तो देखें जो सारी मार्केट्स हैं, सबको ही सारी चीज़ें मिल सकती हैं कि उनको अब नॉर्मल प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, लॉस हो सकता है, लेकिन जो लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन वालों को नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेंगे कि लंबे टाइम में जाके उनको नॉर्मल प्रॉफिट मिलने लग जाते हैं। अब सबका एक जैसा ही प्रोडक्ट है तो बायर्स लोगों को पूरी नॉलेज होती है कि मार्केट में कैसा प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्ट के बारे में। और यहाँ पे जब सबका एक जैसा प्रोडक्ट है उसमें तो एडवर्टाइज़मेंट करने की ज़रूरत नहीं है, एडवर्टाइज़मेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो सेलिंग कॉस्ट कोई नहीं आएगी यहाँ पे। परफेक्ट मोबिलिटी अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है, वो परफेक्टली मोबाइल है, आपका लैंड लेबर ईज़िली मोबाइल है मार्केट के अंदर कि वहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके बाद नो एबनॉर्मल प्रॉफिट, नो एबनॉर्मल लॉस इन द लॉन्ग रन कि लॉन्ग रन में सिर्फ लगेंगे आपको नॉर्मल प्रॉफिट की ना लॉस हो रहा ना प्रॉफिट हो रहा मतलब आप बराबर की सिचुएशन में हैं, तो ये सिचुएशन रहेगी यानी कि आपके परफेक्ट कंपटीशन को लॉन्ग रन में आपको मिलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद मेन पॉइंट की जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है परफेक्ट कंपटीशन में। अब देखें, प्राइस यहाँ पे मैं बनाती हूँ कि प्राइस जो होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है किसी भी कमोडिटी का, ये आपका डिमांड है, ये कोई सप्लाई है। यानी कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो मीट करते होते हैं, वो जो प्राइस है वो डिटरमाइन होता है कि जो मार्केट में डिसाइड होता है और ये जो प्राइस है ये कौन डिसाइड करती है? यहाँ पे इंडस्ट्री डिसाइड करती है क्योंकि सारी मार्केट में सबका एक जैसा ही प्रोडक्ट है। अब पूरी मार्केट में किसी एक सिंगल फर्म ने अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो वो इसी प्राइस पे उसने बेचना पड़ेगा। चाहे वो इतनी क्वांटिटी मतलब कितनी ही क्वांटिटी बेचे, वो इस प्राइस पे उसने बेचना पड़ेगा। ये प्राइस रहेगा, यानी कि ये हो गया आपका प्राइस, कि इस प्राइस पे ये प्राइस जो फिक्स कर दिया, यहाँ पे जो फर्म है वो प्राइस टेकर है और इंडस्ट्री है, जो ये इंडस्ट्री यहाँ पे प्राइस मेकर है, ये यही प्राइस बना रही है। और ये जो प्राइस है ये यहाँ पे ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका एआर इज इक्वल टू एमआर। वैसे तो देखें एआर और एमआर जो है आपका रिवेन्यू का कंसेप्ट है कि एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल होता है। परफेक्ट कंपटीशन में ये रिवेन्यू में ही पढ़ा जाता है कि एवरेज रिवेन्यू क्या कि आपको हर अपने प्रोडक्ट को सेल करने से पर यूनिट से आपको कितना रेवेन्यू मिल रहा है। एवरेज रेवेन्यू वही होता है और एक एडिशनल चेंज कर रहे हैं तो आपको कितना रेवेन्यू होता है कि आपकी जो कमोडिटी का प्राइस है ना उतना ही डिटरमाइन करा है आपने जितना आपको पर यूनिट से रेवेन्यू मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे आपको वही है ना नॉर्मल प्रॉफिट की नो प्रॉफिट नो लॉस की आपको जितना प्राइ आपको
आपने प्राइस सेट करा है, उतना ही आपका जो रेवेन्यू आ रहा है, उतनी ही आपकी कॉस्ट आ रही होती है, यानी कि कॉस्ट के बराबर ही उसका आपका जो प्राइस है, डिसाइड करा जाता है। बस आपने क्या याद रखना है कि ये आपका जो होता है हॉरिज़ॉन्टल होगा कि ये आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है आपका डिमांड कर्व परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। उसके बाद जो आपका ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है ना, ये एक तो होता है प्योर कंपटीशन और एक होता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन तो यही हो गया जो आपने ये इतने सारे जो फीचर्स हैं ना आपने जो देखे हैं ये परफेक्ट कंपटीशन के हैं। लेकिन प्योर कंपटीशन क्या होता है जिसके अंदर ये शुरू वाले जो 3 फीचर्स हों आपके कि जहाँ पे लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हों और होमोजेनियस उनका प्रोडक्ट हो और एंट्री एग्जिट फ्री हो, वो हो जाएगा आपका प्योर और बाकी जिसमें ये सारे आपके फीचर्स आए वो हो जाएगा आपका परफेक्ट कंपटीशन। इस तरह से आपका हो गया परफेक्ट कंपटीशन कंप्लीट कि परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है या ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। उनका जो प्रोडक्ट होता है, उनका प्रोडक्ट का फीचर क्या है कि वो एक होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है और वहाँ पे जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, यानी कि प्राइस जो होता है वो इंडस्ट्री के द्वारा डिटरमाइन करा जाता है। वहाँ पे कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है और उनका उस केस में जो डिमांड कर्व आपका बनता है हॉरिजॉन्टल बनता है और लॉन्ग रन में फर्म को मिलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। आपका हो गया ये कंप्लीट परफेक्ट कंपटीशन। इसी तरह से हम देख लेंगे आपका मोनोपोली। मोनोपोली क्योंकि ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का सबसे पहला पार्ट है कि मोनोपोली हो गया। मोनोपोली क्या कि सिंगल सेलर है, जो सिंगल सिंगल ही सेलर है, यानी कि वो अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करेगा, यानी कि वो खुद ही प्राइस मेकर है यहाँ पे। वो खुद अगर वो खुद प्राइस मेकर है, खुद ही प्राइस अपने डिसाइड कर सकता है, यानी कि फिर जो इंडस्ट्री है, जो उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि वो अलग-अलग लोगों से प्राइस अलग-अलग चार्ज करे जा सकते हैं और वो सिंगल ही सेलर है उस और जो प्रोडक्ट वो तो उसके पास जो प्रोडक्ट है ना, उस प्रोडक्ट का कोई क्लोज़ सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्लोज़ सब्स्टिट्यूट ना होना यानी कि उसका प्रोडक्ट अकेला वैसा प्रोडक्ट है, तो वैसे भी वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उससे भी पॉसिबल है क्योंकि वो प्रोडक्ट अगर किसी ने जैसे आपका वो प्रोडक्ट लेना हुआ तो आपके वही मिलता है मार्केट में, तो आपको किसी प्राइस पे मिले वही उसी हिसाब से लेना पड़ेगा क्योंकि कोई उसका क्लोज़ सब्स्टिट्यूट नहीं है। एंट्री एंड एग्ज़िट यहाँ पे होती है रिस्ट्रिक्टेड और जो सिचुएशन होती है ना इसमें परफेक्ट नॉलेज जो होती है उसकी तो लैक होता ही है क्योंकि परफेक्ट नॉलेज कैसे होगी कि वो सिंगल सेलर है और बायर्स लोगों को तो परफेक्ट उस चीज़ की नॉलेज होती नहीं है और सेलिंग कॉस्ट जो इसमें लगेगी इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ वाली लगेगी और इसमें जो होते हैं आपके एबनॉर्मल प्रॉफिट लगते हैं लॉन्ग रन में कि वो क्योंकि एंट्री एंड एग्जिट है नहीं वहाँ पे देखें और कोई आ जा नहीं सकता। अब वो सिंगल ही है। वो लॉन्ग रन में भी प्रॉफिट ही कमाएगा कि जब कोई और आ जा नहीं सकता हो और शॉर्ट रन में तो वो कमा सकता था लेकिन लॉन्ग रन में भी वो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा क्योंकि वो एक सिंगल बंदा है और वहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट में रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसके बाद इसमें डिमांड कर्व कैसा होगा? डिमांड कर्व कैसा कि अब देखें जब जो नॉर्मल अपना केस होता है कि अगर आप प्राइस किसी चीज़ का डिक्रीज़ होता है, तो ही आपकी क्वांटिटी डिमांड जो होती है इंक्रीज़ करती है। वो भी उसने भी अगर आपने उसकी अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड उसने इंक्रीज़ करानी होगी, तो थोड़ा बहुत तो प्राइस उसने भी कम करना पड़ेगा कि यही अपना जो नॉर्मल रूल है, अगर प्राइस ज़्यादा लेगा तो क्वांटिटी डिमांड वैसे भी कम होगी। तो इसका जो होता है, जो डिमांड कर्व होता है, वो डाउनवर्ड होता है, लेकिन ये जो होता है इसमें और मोनोपोलिस्टिक में एक डिमांड कर्व में जो डिफरेंस होता है वो आपका मोनोपोलिस्टिक कंप्लीट करने के बाद ही देखेंगे। अब ये देखें सिर्फ़ आपका कि ये आपका डाउनवर्ड होता है, ये आपने देख लिया कि सबसे अब ये आपका हो गया कंप्लीट कि मोनोपोली के अंदर आपका सिंगल फर्म है वो सिंगल ही सेलर है, वो ही प्राइस मेकर है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि वो अकेला बंदा है, उसके प्रोडक्ट का कोई क्लोज़ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, एंट्री एंड एग्जिट भी नहीं है जिस कारण से वो लॉन्ग रन में भी एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है और परफेक्ट नॉलेज है नहीं, बायर्स लोगों को सेलिंग कॉस्ट लगेगी जो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ वाली लगेंगी और आपका जो डिमांड कर्व बनता है वो आपका डाउनवर्ड ही होगा क्योंकि प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है आपका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन कि मोनोपोलिस्टिक की क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, क्या इफ़ेक्ट होंगे। क्यों मोनोपोलिस्टिक देखें, लार्ज सबसे पहले तो कि फर्में बहुत ज़्यादा होती हैं। जो रियल लाइफ़ वाला अपना मोनोपोलिस्टिक ही चलता है ना कि बहुत ज़्यादा फर्में होती हैं और वहाँ पे उनके जो प्रोडक्ट जिसको वो सेल कर रही होती हैं ना, वो क्लोज़ली सब्स्टिट्यूट होते हैं यानी कि मिलते-जुलते होते हैं जैसे और
लेकिन डिफरेंशिएटेड होते हैं कि थोड़ा-थोड़ा तो उन सब में फ़र्क होता है कि जिस जो फ़र्क होगा उनमें उसी के नाम पे तो उनका प्रोडक्ट बिकेगा ना कि थोड़ा-थोड़ा कि जो उनका डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं मार्केट में बेचने के लिए। अब जब सेलर्स ज़्यादा होते हैं और इनका जो होता है थोड़ा-सा पार्शियल जो होता है कंट्रोल होता है प्राइस पे कि जैसे कि थोड़ा-सा प्राइस ये अपना कम कर दें ताकि क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ करा सके थोड़ा बहुत कि एमआरपी के थोड़ा-सा आपने नीचे कर दी ताकि आपकी सेल इंक्रीज़ हो जाए। जैसे मार्केट में करते ही हैं कि जैसे अपना हम एग्ज़ाम्पल लें कि आपने कोई ऐसे नहीं करते कि अब जब हम मार्केट में कोई चीज़ें लेने जाते हैं कि आपने कोई चीज़ की 50 कोई प्रोडक्ट की 50 क्वांटिटी में लेना हुआ, तो जैसे 1 में लेंगे तो वो उसी प्राइस पे देगा जितने पे। वो कह देता है कि आप कोई ज़्यादा ले लेंगे तो थोड़ा-सा कम हो जाएगा और जमा ही ज़्यादा ले लेंगे तो उससे थोड़ा-सा कम कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई 1 ही लेंगे तो ओरिजिनल प्राइस पे जाएगा आपका, अगर कोई उसकी 50 आपने क्वांटिटी ले ली तो वो उसका थोड़ा-सा सारों पे कम कर देता है और ज़्यादा ले ली तो और थोड़ा-सा ज़्यादा कम हो जाता है कि यानी कि पार्शियल कंट्रोल होता है इस केस में, जो सेलर्स का होता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती एंट्री एंड एग्जिट है यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट जब फ्री होती है ना, तो ये वही वाली बात कि वहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं होंगे और ना ही एबनॉर्मल लॉस होंगे, वहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा जो हमने परफेक्ट में चला था कि परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था क्योंकि एंट्री एंड एग्जिट पॉसिबल है कि सेम वही चीज़ लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी परफेक्ट नॉलेज की जो कमी है क्योंकि परफेक्ट नॉलेज लोगों को जो अपने बायर्स लोगों को उनको परफेक्ट नॉलेज नहीं होगी क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट में थोड़ा-थोड़ा सा तो डिफरेंट सिचुएशन है कि थोड़ा-थोड़ा उनमें फ़र्क है और वो अपनी उसी चीज़ की बार-बार जो एडवर्टाइज़मेंट आती है कि हमारे में ये है, इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है, नमक से ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, यानी कि वो उसी के हिसाब से अपनी जो सेलिंग कॉस्ट जो करते हैं, सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, प्रेज़ेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट की एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और उन्हीं के एडवर्टाइज़मेंट पे ही आपका जो ये प्रोडक्ट है, वो बिकता है कि एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा ज़्यादा होती है। उसके बाद देखिए डिमांड का कैसा होता है, डिमांड तो देखिए प्राइस अगर कम इसने थोड़ा बहुत करा है ना, क्या क्या क्वांटिटी इंक्रीज़ कराने के लिए कि उसको पता है प्राइस डिक्रीज़ करता है तो अपनी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, प्राइस ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांड आपकी कम होगी। तो इसमें भी आपका ये डाउनवर्ड ही बनता है। अब देखें, आपका जो मोनोपोली कॉम्पिटिशन है, उसमें भी आपका डाउनवर्ड बना है और मोनोपोलिस्टिक में भी आपका डाउनवर्ड बना है। कि ये दोनों में ही डाउनवर्ड है, तो क्या फ़र्क है दोनों के डाउनवर्ड होने में? जो आपका मोनोपोली का जो केस है ना, उसमें जो आपका बनता है स्टीप बनता है, होता तो डाउनवर्ड ही है, ये होता है आपका फ्लैट होता है। अब ये स्टीप और फ्लैट का क्या मतलब होता है? जो स्टीप होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये लेस इलास्टिक है, लेस इलास्टिक और ये फ्लैट होने का मतलब होता है कि आपका मोर इलास्टिक है। यानी कि लेस इलास्टिक क्यों है? क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है ना, इसका कोई क्लोज़ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। अगर ये प्रोडक्ट आपने लेना हुआ ना, तो आपने यही लेना पड़ेगा कि इसका जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस अगर थोड़ा-सा आप प्राइस थोड़ा-सा भी ज़्यादा हो जाता है, तो क्वांटिटी डिमांड आप ज़्यादा कम नहीं कर पाते क्योंकि अगर आपने लेना है, तो वो लेना ही पड़ेगा। लेकिन इसका जो प्रोडक्ट होता है ना मोनोपोलिस्टिक का, इसके प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं। प्राइस में थोड़ा-सा चेंज आएगा ना, तो क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है क्योंकि इलास्टिसिटी इसमें ज़्यादा है, सब्स्टिट्यूट ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए ये मोर इलास्टिक होता है और ये लेस इलास्टिक होता है। तो देखिए इस तरह से अब हमने ये मोनोपोलिस्टिक वाला भी कंप्लीट कर लिया है कि एक बार फटाफट से और इसका देख लेंगे। लास्ट है अपना ओलिगोपोली कि बहुत सारी फर्में हैं, उनका जो प्रोडक्ट है, उसका क्लोज़ वो जो प्रोडक्ट होता है वो क्लोज़ सब्स्टिट्यूट होता है लेकिन डिफरेंशिएटेड होता है उनका प्रोडक्ट में थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस होता है उन सारी ब्रांड्स के में। उसके बाद कि लार्ज नंबर सेलर्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में, थोड़ा उनका पार्शियल उनका कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। एंट्री एग्जिट फ्री है, एंट्री एग्जिट फ्री है तो वहाँ पे उनको लॉन्ग रन में जो होगा नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे कि ना तो उनको एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे, ना उनको एबनॉर्मल लॉस मिलेंगे, यानी कि उनको नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे और क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है क्लोज़ सब्स्टिट्यूट है, तो और उस कारण से उसकी जो सेलिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी और यहाँ पे जो आपका डिमांड का वो होता है, वो आपका डाउनवर्ड बनता है। बस ये मोर इलास्टिक होता है, मोनोपोली वाला होता था आपका लेस इलास्टिक। अब आता है लास्ट कि आपका ओलिगोपोली के केस वाला कि ओलिगोपोली की जो इम्प्लीकेशंस या इफेक्ट क्या है? जो सबसे पहले ओलिगोपोली जो मार्केट है, उसमें फ्यू सेलर्स होते हैं। फ्यू सेलर्स यानी कि 2 से 10, 2 से ज़्यादा, 10 से कम। मोनोपोली में जैसे आपका सिंगल सेलर होता है, डुओपोली में आपके 2 हो जाते हैं, डुओपोली आपके सिलेबस में है नहीं और जो आपका ओलिगोपोली है, इसमें आपके 2 से 10, 2 से ज़्यादा, 10 से कम, फ्यू फ्यू सेलर्स होते हैं। अब जब ये फ्यू सेलर्स होते हैं ना, अब
इनका जो प्रोडक्ट कैसा है, जो ये अब मार्केट में सेल कर रहे हैं, इनका जो प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ओलिगोपोली 2 तरह का होता है, 2 टाइप का होता है। अगर ये परफेक्ट ओलिगोपोली है ना, तो इनका प्रोडक्ट है होमोजेनियस कि एक जैसा ही है सबका। और जो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली है, उसमें जो प्रोडक्ट है इनका डिफरेंशिएटेड कि इनमें थोड़ा-थोड़ा सा फ़र्क है, तो डिफरेंशिएटेड है। और इस केस में जो एंट्री एंड एग्ज़िट होती है, वो फुली रिस्ट्रिक्टेड होती है, कि पूरी रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसे ही भी कोई नई जो कंपनी है, नई जो फ़र्म है मार्केट में नहीं आ सकती। और इन जो केस में जो इम्परफेक्ट वाले जो होते हैं ना सारे, उनमें लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज तो सब में रहेगी, जो इम्परफेक्ट के पार्ट जो हमने पढ़े हैं कि इम्परफेक्ट कंपटीशन है ना, कि परफेक्ट नॉलेज की कमी सब में है, तो इसमें भी परफेक्ट नॉलेज की कमी रहेगी। और यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि ह्यूज होती है। सेलिंग कॉस्ट तो आपकी मोनोपोलिस्टिक में भी हाई होती है, लेकिन उसमें हाई होती है, इसमें ह्यूज होती है। इसमें सारा जो दारोमदार होता है उस अपने उनके प्रोडक्ट का, उनका सेलिंग कॉस्ट पे ही, कि एडवर्टाइज़मेंट पे ही, कि एडवर्टाइज़मेंट किस हिसाब से उस चीज़ की करी जा रही है। एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। और इस केस में जो प्राइस होता है, प्राइस का कॉम्पिटिशन नहीं होता है, इसमें सेलिंग का, कि एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू ही प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचा जाता है। इनमें जो कॉम्पिटिशन होता है, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन होता है, यानी कि प्राइस यहाँ पे रिजिड रहता है। प्राइस रिजिड की प्राइस जो वो सारी जो फर्में होती है, इंडस्ट्री है, वो अपना मिल-जुल के, कि वो अपना एक कोलिशन बना के प्राइस तो वो उस हिसाब से डिसाइड कर लेती है। तो उसके बाद उनका प्राइस का जो है, प्राइस में कॉम्पिटिशन नहीं करती, वो कम्पीट करती हैं। म कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, वो कम्पीट करती हैं अपनी एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू, कि एडवर्टाइज़मेंट सबकी इतनी जो दमदार होती है, उसी के थ्रू उनके जो प्रोडक्ट की डिमांड जो उन उसको बेचा जाता है, उसकी जो सेल है जो इंक्रीज़ होती है, उसी के थ्रू होती है। और यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी की ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है, कि इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो देखिए कुछ एक फॉर्म में ही है मार्केट में, जैसे कि थोड़ी-सी जो फॉर्में होती हैं, उन वो एक-दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है, कि वो पूरा ध्यान रखती है कि दूसरी फॉर्म ने कोई दूसरी फॉर्म क्या कर रही है, मतलब अपनी जो राइवल फॉर्म में है, उनके ऊपर एक तो उनकी इंटरडिपेंडेंसी होती है, और अदरवाइज़ वो उनका पूरा, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कि क्या-क्या हो रहा है, आस-पास की जो चीज़ें हैं, वो क्या-क्या कर रहे हैं, तो वो पूरा उसमें ध्यान रखा जाता है ओलिगोपोली में। और इंटेंस कॉम्पिटिशन, की कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। और जो ओलिगोपोली जो मार्केट होती है ना, इसमें जो आपका डिमांड कर्व होता है, वो इनडिटरमिनेट होता है, कि कोई डिटरमिनेट नहीं होता, कि आपका जो डिमांड कर्व है ना, कुछ-कुछ ये ऐसे करके हो जाता है, कि कोई आधा ये आपका मोर इलास्टिक है, आधा लेस इलास्टिक, मतलब कि ये कंप्लीटली डिटरमाइन नहीं होता, ये इनडिटरमिनेट होता है। यानी कि आपका जो जो जैसे क्वेश्चन आएगा ना, तो अगर इनमें से ही कोई, कि डीडी आपका ओलिगोपोली में कैसा होता है, तो वो आपका एक फीचर्स जैसे ये दे देगा कि इंडिटरमिनेट होता है, तो आपका इंडिटरमिनेट में चला जाए। ज़्यादा डीप में आपका इसके अंदर से आएगा नहीं, क्योंकि ओलिगोपोली में तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन आपका सिलेबस तक जो है, आपका ये यहीं तक कंप्लीट हो जाता है, कि कुछ एक तो सेलर हैं, वो जो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या तो उनका होमोजेनियस है या उनका डिफरेंशिएटेड है, क्योंकि परफेक्ट ओलिगोपोली है तो उनका होमोजेनियस है, इम्परफेक्ट है तो डिफरेंशिएटेड है। और यहाँ पे पूरी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई ऐसे आ जा नहीं सकता। और यहाँ पे जो उनको परफेक्ट नॉलेज भी नहीं है बायर्स लोगों को, सेलिंग कॉस्ट है वो ह्यूज है। और ये लोग जो इनका जो प्राइस जो होता है यहाँ पे रिजिड होता है, कि प्राइस रिजिडिटी होती है, ये लोग प्राइस पे कंपटीशन नहीं करते, कि नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। यहाँ पे कंपटीशन होता है सेलिंग पे, कि एडवर्टाइज़मेंट किस हिसाब से करी जा रही है। और फर्मों के बीच में जो इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, कंपटीशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। और यहाँ पे ओलिगोपोली जो होता है, इसके अंदर जो डिमांड कर्व होता है, वो आपका इनडिटरमिनेट होता है। तो इस तरह से हमने आपकी आज पूरी मार्केट कंप्लीट कर ली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।